हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीप्ति स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल दीप्स लर्निंग हब पर। तो डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक पुलिस ऑनलाइन परीक्षा 2017 का हल प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन के साथ साथ आपको सारी की सारी व्याख्या मिलने वाली है। ये आपका एग्ज़ाम 12 दिसंबर को हुआ था, शिफ्ट 1 का एग्ज़ाम है, आप सभी सामने देख पा रहे होंगे। और मैं आज की वीडियो में सामान्य हिंदी का पोर्शन डिस्कस कराने वाली हूँ। तो आज हिंदी के हम लोग 40 क्वेश्चन देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं इस बार के एग्ज़ाम में, क्योंकि प्रीवियस ईयर करना आप सभी का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है जब तक आप जुड़े हैं दीप्स लर्निंग हब से। ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ऐसे ही करके एक एक पार्ट करके सारे इसके चारों पार्ट्स क्लियर कर लेंगे। एक पेपर में आपको पता है 4 पार्ट आते हैं, जिसमें आपके 40-40 क्वेश्चन हर पार्ट से रहते हैं। ठीक है, 2017 का 12 दिसंबर का पेपर हम लोग 4 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि शुद्ध वाक्य को पहचानिए। ठीक है, पहला है आपका राधा घर नहीं है, या फिर राम पाठशाला बैठा है, या फिर आप अवश्य सुने होंगे, या फिर डी नंबर है आपका मैंने एक नाटक का अनुवाद किया। तो गाइज आप सभी इसमें देख पा रहे होंगे राधा घर नहीं है, या फिर राम पाठशाला बैठा है, आप अवश्य सुने होंगे। इन सब में आपको शुद्ध वाक्य पहचाना है। आप सभी को इसकी नॉलेज होनी चाहिए अच्छी खासी हिंदी की, तभी आप इसमें पहचान सकते हैं कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो आई होप गाइज आपने इसमें क्लियर कर लिया होगा। इसमें एक ही राइट आंसर मिल रहा है, मैंने एक नाटक का अनुवाद किया, इसलिए आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या दी हुई है कि मैंने एक नाटक का अनुवाद किया सर्वाधिक शुद्ध वाक्य है, जबकि शेष विकल्प अशुद्ध वाक्य हैं। अब अशुद्ध क्यों है मैं ये आपको बताती हूँ। राधा घर नहीं है, ठीक है, अगर नहीं में अंक की बिंदी आ रही है तो इसका मतलब बहुवचन का सेंस जा रहा है, जबकि ये सिंगल एक वचन का वाक्य है। ठीक है, सेकंड भी राम पाठशाला बैठा है, राम पाठशाला बैठा नहीं होता है, राम पाठशाला में बैठा है, सही होगा। आप अवश्य सुने होंगे, ये नहीं होता है, जबकि इसमें क्लियर होगा आपने अवश्य सुना होगा। क्लियर है इतनी बात आप सभी को। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका बूंद अगाध सही गिर कैसे, खलके बचन संत सह जैसे। इस पंक्ति में कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है, विभावना या रूपक या फिर दृष्टांत या फिर उपमा। आप सभी को इसमें बताना है कि कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसमें कौन सा अलंकार है, दृष्टांत अलंकार है। इसकी व्याख्या क्या है मैं आप सभी को बता देती हूँ। व्याख्या है आपकी कि पहले कोई बात कहकर उससे मिलती जुलती बात द्वारा दृष्टांत किया जाए, लेकिन समानता किसी शब्द द्वारा प्रकट ना हो, तो दृष्टांत अलंकार होता है। क्लियर है आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 2 बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। अगर आप सभी को क्लियर ना दिख रहा हो तो इस तरीके से देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे अगर हम लोग, तो 3 में आपसे पूछा गया है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। इसमें आपको बताना है कि कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो अंत्या अनुप्रास अलंकार है, या वृत्त्यानुप्रास अलंकार है, या श्रुत्यानुप्रास अलंकार है, या फिर लाटानुप्रास अलंकार है। ठीक है, आप सभी को पता होना चाहिए, जब भी ऐसा आपका कोई अलंकार पूछा जाता है तो आपको पहचानना होता है कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो जब पद के अंत में आपका कोई एक ही प्रकार का स्वर आता है या एक ही प्रकार का व्यंजन आता है जिसकी आवृत्ति बार बार होती है, उसमें अनत्यानुप्रास अलंकार होता है। तो इसलिए आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ से राइट हो जाएगा। इन्होंने बताया भी हुआ है कि अनत्यानुप्रास अलंकार प्रयुक्त हुआ है, पदांत में एक ही स्वर और एक ही व्यंजन की आवृत्ति होती है, इसलिए वहाँ पे ये अलंकार होता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु या पुरुष या काम या काल। तो क्रिया के जो मूल रूप को कहते हैं वो कहते हैं धातु। क्लियर है आप सभी को, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से राइट हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। तो 5 क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अमीर खुसरो किस शैली के प्रसिद्ध नहीं है। ठीक है, नहीं है पूछा है। अमीर खुसरो जो थे वो आपके
गीत के लिए प्रसिद्ध नहीं थे, ये गज़ल के लिए भी प्रसिद्ध थे, पहेलियों के लिए भी थे और खालिक बारी के लिए भी थे। क्लियर है आप सभी को? इन्होंने बताया भी हुआ है कि गीत शैली के लिए प्रसिद्ध नहीं थे। इन जो जो ये प्रसिद्ध थे, गज़ल, पहेलियाँ, खालिक बारी, मुकरियाँ या दो सुखने के लिए प्रसिद्ध थे। क्लियर है? बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि परिंदे कहानी निम्न वर्णित में से किस कथाकार की है? भीष्म साहिनी की या निर्मल वर्मा की या मुक्तिबोध की या फिर प्रेमचंद की? तो आप सभी को इसमें बताना है कि परिंदे कहानी किस कथाकार की है। ठीक है, तो आप सभी इसमें गाइस गैस कर चुके होंगे। गैस भी क्या करना है इसमें आपको, इसको तो आपको याद ही होना चाहिए, तभी आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो परिंदे कहानी जो है वो आपके निर्मल वर्मा की है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। शेष रचनाकार के नाम भी आपको दिए गए हैं। प्रेमचंद्र ने आपकी लिखी थी पंच परमेश्वर और सौत। ठीक है, जो आपको ऑप्शन नंबर डी आपके क्लैरिफाई कर दिया है। मुक्तिबोध आपका काट का सपना, सतह से उड़ता आदमी। ठीक है, और भीष्म साहिनी ने लिखी थी चीफ की दावत या खून का रिश्ता। क्लियर है आप सभी को? बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, मृदुला गर्ग के उपन्यास मिलजुल मन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, मृदुला मन के उपन्यास मिलजुल मन को किस उपन्यास से सम्मानित किया गया है? इसके लिए जो आपके आंसर्स हैं 4, वो आपके दिए गए हैं। कौन कौन से अभी आपको दिखाती हूँ। आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, देव पुरस्कार, ज्ञानपीठ, व्यास सम्मान या फिर साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा मृदुला गर्ग के उपन्यास मिलजुल मन को 2013 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्लियर है आप सभी को? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अब बात करेंगे गद्यांश आपसे पूछा गया है। ठीक है, एक गद्यांश आपको दिया होगा, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो गद्यांश आप हम लोग स्टडी कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। भारतीय संस्कृति सत्यम शिवम सुंदरम के स्वर्णिम सिद्धांत को अपना ध्येय मानकर विश्व में सदैव अहिंसा और शांति और विश्व बंधुत्व के सिद्धांतों का प्रचार करती रही है। भारतीय संस्कृति की विषम परिस्थितियों में जीवित रहने और उसके सफल रहने का रहस्य उसकी अपनी विशेषताएं हैं, जिनमें प्रमुख है उसकी प्राचीनता, पृथकता, निरंतरता, आध्यात्मिकता, धर्म प्रधानता, सहिष्णुता और समन्वयता। क्लियर है? अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका कि क्या वर्णित है प्रस्तुत गद्यांश में? ये आप सभी को पहचानना रहेगा अपने आप से। भारतीय संस्कृति का मूल्यांकन या प्रचार या फिर विशेषता या फिर भारतीय संस्कृति की परंपरा। तो गाइज आप सभी ने गद्यांश पढ़ के इतना आइडिया लगा लिया होगा कि इस गद्यांश में आपकी भारतीय संस्कृति की विशेषता बताई गई है। इन्होंने यहाँ पे बताया भी था कि भारतीय संस्कृति विषम परिस्थितियों में जीवित रहने और उस सफल रहने की उसकी अपनी विशेषताएं हैं। ठीक है, क्लियर है? तो आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट हो जाएगा। 8 का आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की कि गद्यांश में कौन सा शब्द विषम का विलोम शब्द है? विषम का आपका विलोम शब्द पूछा गया है, विकट या कठिन या समान या सम। तो गाइज आप सभी को पता होना चाहिए विषम का जो विलोम शब्द होगा वो सम होगा। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि सदैव शब्द का ये तो बचपन से हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, सदैव में कौन सी आपकी संधि विच्छेद होती है? तो सदा धन एव इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर तो होगा। इसमें कौन सी संधि है ये भी आपको बता दी जाएगी अभी। सदैव संधि का संधि विच्छेद सदा धन एव होगा। यह वृद्धि स्वर संधि है। ठीक है, आ और आ के बाद जब ए और ओ और अ आए तो फिर दोनों मिलकर ए या अ हो जाता है। तो आप सभी देख पा रहे हैं आ के बाद ए आया है तो दोनों मिलकर ए हो गया है, इसीलिए सदैव बन गया है। क्लियर है आप सभी को? बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 है बिल्ली शब्द का बहुवचन कौन सा विकल्प है? बिल्लियाँ या बिल्ले या बिल्लियाँ या फिर बिल्ला। तो बिल्ली शब्द का बहुवचन बिल्लियाँ होता है, आप सभी को पता होना चाहिए। इसमें ऑप्शन नंबर ए यहाँ से राइट हो जाएगा। बाकी तो आपके शब्द ही ऑलमोस्ट गलत लिखे हुए हैं, इसलिए ये सही नहीं होंगे। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं। प्रस्तुत वाक्य में विशेषण कौन सा है?
तो वसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं। मौसम है, वसंत है या फिर फूल है या पीले हैं। तो गाइज आप सभी को पता होना चाहिए कि बसंत के मौसम में फूल तो खिलते हैं, ये तो पता है, लेकिन किस कलर के खिल रहे हैं? पीले खिल रहे हैं। इसलिए इसका विशेषण जो है आपका वो हो जाएगा पीले। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट हो जाएगा। ये फूल की विशेषता बता रहा है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, दिए गए विकल्पों में से भुजंग शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? भुजंग का समानार्थी शब्द पूछा है। सर्प या नाग, सैल या बूधर, या क्षीर या पेय, या फिर पहाड़ या नग। तो गाइज इसका राइट आंसर आप सभी को बता दूं मैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्प या नाग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा 13 का। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, क्वेश्चन नंबर 13 की जो व्याख्या है वो आपके सामने ये रही। मैं आप सभी को दिखा देती हूँ अभी। ये रही आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट बताया था। भुजंग शब्द के समानार्थी जो हैं वो सर्प और नाग है। क्लियर है आप सभी को? बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। दूर दूर तक विस्तृत था हिम, स्तब्ध उसी के हृदय समान। यह पंक्ति किस अलंकार का उदाहरण है? उत्प्रेक्षा या व्यक्तिरेक, या फिर प्रतीप, या फिर संदेह। तो गाइज आप सभी को पता होना चाहिए इसमें कि कौन सा अलंकार है। तो इसकी व्याख्या मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। दूर दूर तक विस्तृत था हिम, स्तब्ध उसी के हृदय समान। प्रयुक्त काव्य पंक्तियाँ प्रतीप अलंकार का उदाहरण है। यह अलंकार उपमा का उल्टा होता है। जो प्रतीप अलंकार है आपका वो उपमा अलंकार का उल्टा होता है। ठीक है, यहाँ प्रसिद्ध उपमान को उपमेय तथा उपमेय को उपमान सिद्ध करके चमत्कार पूर्वक उपमेय या उपमान की उत्कृष्टता दिखाई जाती है, वही प्रतीप अलंकार होता है। ठीक है, क्लियर है आप सभी को? क्वेश्चन नंबर 14 व्याख्या आप पढ़ लीजिएगा अगर नहीं समझ में आई हो। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। गाइस 14 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो इसमें आप लोगों ने ये तो जान ही लिया होगा, आपको संधियाँ आनी चाहिए, अलंकार आने चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं ये आपको आनी ही चाहिए। ठीक है, आलोचना करना के अर्थ हेतु उचित मुहावरा दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? जी छोटा करना, या दो टूक बात करना, या दांत दिखाना, या टीका टिप्पणी करना। तो आलोचना करना का अर्थ जो है वो आपको बताना है मुहावरे के रूप में। ठीक है, तो आलोचना करना का मतलब होता है टीका टिप्पणी करना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आप सभी को? बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। भारत में स्त्रियों का सम्मान किया जाता है, प्रस्तुत वाक्य में त्रुटिवाचक शब्द कौन सा है? कौन सा शब्द सही लिखा है या कौन सा गलत लिखा है? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए इसमें प्रस्तुत वाक्य में स्त्रियों शब्द में त्रुटि है, मतलब ऑप्शन नंबर बी में त्रुटि है। स्त्रियों ऐसे नहीं लिखते हैं। ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है, इसलिए आपको ऑप्शन नंबर बी में गलती हो जाएगी। क्लियर है आप सभी को? बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे इन्होंने पूछा है कि क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, दिए गए विकल्प में तीव्र का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? तेज, या धीमा, या फिर सरल, या मंद। तो तीव्र का आपको विपरीत शब्द बताना है। ठीक है, तीव्र का विपरीत शब्द आपका मंद हो जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट हो जाएगा। हालांकि धीमा भी होता है, लेकिन तीव्र आपका जिस भी अर्थ में निकल रहा है उसी में हम आंसर देंगे, इसलिए मंद होता है। ठीक है, सरल का आपका विपरीत शब्द जो होता है वो आपका होता है कठिन या वक्र टाइप का। तेज का आपका धीमा होता है, और तीव्र का आपका मंद होता है। क्लियर है आप सभी को इतनी बात? बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की। 18 है आपका, निम्न में से असंगत विलोम शब्द का कौन सा जोड़ा है? गुप्त प्रकट, दोस्त सखा, कुटिल सरल, गुरु लघु। क्लियर है आप सभी को? तो गाइज इसमें आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर सी में ये दोनों समानार्थी शब्द हैं, दोस्त को ही सखा कहते हैं। ठीक है, इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, महादेवी वर्मा को उनकी किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? भक्तिन, या यामा, या रश्मि और नीरजा। तो गाइज आप सभी को पता होना चाहिए, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महादेवी वर्मा को यामा की अपनी कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, कौन सा शब्द नदी का समानार्थी शब्द नहीं है? वारी, या सरिता, या निर्झरी, या तटिनी। तो गाइज आप सभी को क्लियर होना चाहिए ये बात कि
नदी का जो समानार्थी शब्द है वो वारी नहीं है, ठीक है। वारी शब्द आपका पानी का समानार्थी शब्द होता है। क्लियर है आपको। बात करेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 21 की। 21 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कौन सी रचना रांगे रागों की रचना नहीं है? अधूरी मूरत, या देवदासी, या जीवन के पहलू, या फिर साम्राज्य का वैभव। तो गाइज आप सभी को बता दूं कि 21 का जो आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवन के पहलू राघव जी की रचना नहीं है, जीवन के पहलू, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की। उल्टी माला फेरना दिए हुए विकल्पों में से कौन सा मुहावरे का सही अर्थ दर्शाता है? गलत काम करना, व्यंग्य करना, ठगना, या किसी का बुरा सोचना। तो गाइज इसका राइट आंसर जो होगा, एक मुहावरा आपसे ज़रूर पूछा जाएगा, ठीक है। तो उल्टी माला फेरने का मतलब होता है किसी का बुरा सोचना, ठीक है। तो 22 का आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की। मानव आदिकाल से ही ब्लैंक के ब्लैंक पर चला आ रहा है। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। प्रगति राह, प्रगति पथ, पथ प्रगति, उन्नति या राह। तो मानव आदिकाल से किस किस पर चला आ रहा है, तो आपको ये चीज़ बतानी है, ठीक है। तो मानव आदिकाल से प्रगति के पथ पर चला आ रहा है, ऐसा यहाँ पे राइट आंसर अप्रोप्रिएट हो सकता है, यानी कि उपयुक्त हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए आपका इन्होंने बताया भी है मानव आदिकाल से प्रगति के पथ पर चला आ रहा है। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट हो जाएगा, क्योंकि प्रगति के साथ राह नहीं आ सकती, इसलिए गलत हो जाएगा। राह को पथ लिखा जाएगा, पथ और प्रगति उल्टे हो जाएंगे, उन्नति और राह गलत हो जाएगा, इसलिए आपके ये तीनों गलत हो जाएंगे। शब्द का एक वचन है, डिब्बे, डिब्बा, डिबिया या डिबिया। तो गाइस डिब्बे जो है, डिब्बा का बहुवचन होता है, और डिब्बे का जो एक वचन है वो आपका डिब्बा हो जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ से राइट हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 25 की। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? पाली से, अपभ्रंश से, प्राकृत से, या संस्कृत से। तो गाइस आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का जो विकास है वो आपका अपभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 25 का सी हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 26 की। 26 है आपका, महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की डैश व गौरवशाली डैश रही है। विकल्पों में सही विकल्प आपको चुनना है, ठीक है। उन्नतिशील रूप, जगत प्रसिद्ध भूमिका, शौर्य कथा बात, वैभवशाली परंपरा। तो गाइस गणेशोत्सव की परंपरा ही रहती है। गणेश जहाँ पे गणेश का उत्सव मनाया जाता है वहाँ पे परंपरा ही होती है ये एक टाइप की। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये मैं आप सभी को अभी बता देती हूँ, ठीक है। एक सेकेंड आप लोग वेट कर सकते हैं थोड़ा सा। हाँ जी, तो इसमें आपकी परंपरा वाला एक ही ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर डी, इसलिए आपका डी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। भारत में गणेशोत्सव की वैभवशाली व गौरवशाली परंपरा रही है। क्लियर है आप सभी। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 27 की। 27 क्वेश्चन है आपका, तुम बैठो मैं अभी आया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? भूतकाल, भविष्यकाल, या वर्तमान काल, या संभाव्य काल। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा काल है। आप वाक्य देख के आपको ये समझना है कि कौन से काल में बात की जा रही है। तुम बैठो मैं अभी आया, ये वर्तमान काल की ही बात कर रही है। जैसे मैं कहीं जाऊँ और उनसे कहूँ कि तुम बैठो मैं अभी आ रही हूँ, ठीक है। तो ये वर्तमान काल का उदाहरण हो जाएगा। बात करेंगे इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्लियर है आप सभी को, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 28 की। 28 है आपका, कागा चला हंस की चाल। यह लोकोक्ति पूर्ण रूप करने के लिए उचित विकल्प चुनिए। हंस चला कागा की चाल, या हंस चला हंस की चाल, हंस रहा ना कागा, या कागा रहा ना हंस। तो कागा चला हंस की चाल, हंस रहा ना कागा, इसमें आपको लोकोक्ति पूरी करनी थी, इसलिए आपको लोकोक्तियाँ भी याद होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट हो जाएगा। प्रयुक्त लोकोक्ति को पूर्ण करने के लिए हंस रहा ना कागा सर्वाधिक उपयुक्त है। या लोकोक्ति आपकी इस प्रकार हो जाएगी, कागा चला हंस की चाल, हंस रहा ना कागा। क्लियर है आप सभी को। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 29 की। 29 आपसे पूछा जा रहा है कि
सबकी एक सी दशा है। प्रयुक्त वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में उचित लोकोक्ति कौन सी है? अपनी पगड़ी अपने हाथ, अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग, घर घर मटियाले चूल्हे हैं, अपने दही को खट्टा कौन कहे। ठीक है, सबकी एक दशा है। आपको राइट आंसर बताना है कि कौन सा होगा। वाक्यांश के लिए आप तो गाइज इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका घर घर मटियाले चूल्हे हैं। आपने बहुत बार सुना होगा कि घर घर की एक ही कहानी है, इसलिए इसका ये जो लोकोक्ति है इसके पे सही बैठती है कि सबकी एक ही दशा है। 29 का आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की। 30 है आपका कि आपको पिछले क्वेश्चन की व्याख्या ये लिखी हुई है, सबकी एक ही दशा है, इसका लोकोक्ति है वो हो जाएगी आपकी घर घर मटियाले चूल्हे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है आपका मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए। इस वाक्य में हस्ताक्षर शब्द क्या है? बहुवचन या नित्य बहुवचन या एक वचन या फिर नित्य एक वचन? तो इसमें आपको ये एक्चुअली तो गाइज वैसे तो आपका हस्ताक्षर शब्द बहुवचन होता है, ठीक है, लेकिन आपका जो भर्ती बोर्ड ने जो आपका राइट आंसर माना था वो आपका नित्य एक वचन माना था। क्लियर है आप सभी को? तो डाउट मत रखिएगा आप सभी। वैसे तो जो ऑफिशियल आंसर की आपका राइट आंसर मानती वही हम लोग मानते हैं, तो इसमें आपका नित्य एक वचन उन्होंने आंसर माना था। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 की। 31 है आपका क्वेश्चन कि मैंने अपना घर मटमैले रंग का रंगवाया है। इसमें मटमैला शब्द क्या है? विशेषण या विशेष्य या फिर सर्वनाम या फिर संज्ञा? तो गाइज आप सभी को इसमें बताने की मटमैला शब्द क्या है, तो ऑब्वियसली ये रंग का जो है वो विशेषता बता रहा है, इसलिए मटमैला शब्द है आपका जो विशेषण हो जाएगा। ठीक है, व्याख्या इसकी देख लेते हैं। मटमैले रंग का रंगवाया है, इसमें गुणवाचक विशेषण यानी कि मटमैला शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी कि रंग का गुण बताया जा रहा है, एक तरीके की विशेषता बताई जा रही है, इसीलिए इसका गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 की। 32 है आपका निम्न में से अशुद्ध शब्द पहचानिए। रचयिता या आंख या फिर पूजनीय या फिर नरक? तो आपको इसमें अशुद्ध शब्द बताना है। ठीक है, तो गाइज इसका जो अशुद्ध शब्द आपको एक्चुअली पहले पहचानना है, फिर इसका शुद्ध शब्द मैं आपको बताती हूँ। तो इसमें आपका जो है वो आपका पूजनीय भी सही लिखा है, नरक भी सही लिखा है, आंख भी सही लिखा है। जो आपका रचयिता है ये गलत लिखा हुआ है, इसका जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा रचयिता। या में छोटी ई की मात्रा लगती है। क्लियर है आप सभी को? बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 33 की। 33 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? पंडिताइन या पंडितानी या फिर पंडिता या फिर पंडितायन? तो गाइज इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पंडिताइन, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ से सही हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 34 की। 34 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि दिए गए विकल्पों में विभावना अलंकार का उदाहरण पहचानिए। ठीक है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं, या फिर शीतल ज्वाला जलती है ईंधन होता द्रुग जल का, या श्याम और किम कहो बखानी, या फिर बिनु पद चले सुने बिनु काना। ठीक है, आपको विभावना अलंकार बताना है। ठीक है, तो विभावना अलंकार का मतलब होता है बिना कारण के ही कार्य संपन्न हो जाए। ठीक है, बिना कारण के कार्य संपन्न हो जाए। तो इसमें इन्होंने बताया बिनु पद चले सुने बिनु काना। अब एक्चुअली आप बिना पैरों के ना तो चल सकते हैं और ना ही बिना कानों के सुन सकते हैं, तो बिना कारण के कार्य समाप्त हो जाए, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, बिनु पद चले सुने बिनु काना। क्लियर है आप सभी को? बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 की। 35 में आपसे पूछा है मिर्जा गालिब किस शासक के दरबारी कवि थे? बहादुर शाह जफर या फिर शाहजहां या फिर अकबर या फिर हुमायूं? तो गाइज ये हिस्ट्री से भी रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36 की। 36 आपसे पूछ रहा है कि जिसके पास कुछ ना हो वह क्या कहलाता है? अभागा या असक्त या फिर अकिंचन या फिर तुच्छ? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपको एक शब्द बताना है। ठीक है, जिसके पास कुछ ना हो वो अकिंचन कहलाता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 37 की। 37 आपसे पूछ रहा है कि सुधाकर किस शब्द का समानार्थी शब्द है? धरती, हवा, चांद या रात?
तो गाइज इसका जो राइट आंसर है वो चांद हो जाएगा। सुधाकर आपका चांद शब्द का समानार्थी शब्द है। धरती का समानार्थी शब्द धरा या भू हो जाएगा। हवा का पवन और वात हो जाएगा। रात का आपका हो जाएगा निशा या रैन। क्लियर है आप सभी को। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 38 की। आपके 2-3 क्वेश्चन और रह गए हैं, बाकी सारे क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 आपसे पूछ रहा है कि श्री कृष्ण की भक्ति ही डैश है, अन्य सब डैश। दिए गए विकल्पों में सही का चयन करके रिक्त स्थानों को भरें। सत्य, असत्य, सत्य मिथ्या, असत्य सत्य, मिथ्या या सत्य। तो गाइज आप सभी को इसका राइट आंसर बताना है। तो श्री कृष्ण की भक्ति जो है वो सत्य है और बाकी सब मिथ्या है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। श्री कृष्ण की भक्ति ही सत्य है, अन्य सब कुछ मिथ्या है। क्लियर है आप सभी को। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 39 की। 39 आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित वाक्य के कौन से हिस्से में त्रुटि रह गई है। हर युग से जनता रामराज्य के आने के स्वप्न देखती आई है। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि कौन से हिस्से में त्रुटि है। देखती आई है, या जनता रामराज्य के, या हर युग से, या फिर आने के स्वप्न। तो क्लियरली आप सभी को पता होना चाहिए कि हर युग से, युगों युगों से तो जनता नहीं चली आ रही है। जनता तो कुछ महज 70 से 80 साल ही जीती है। तो हर युग से थोड़े ना रामराज्य के स्वप्न देखेंगे, हर युग में रामराज्य के स्वप्न देखेंगे ना। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट हो जाएगा। आपकी व्याख्या भी दी हुई है, हर युग से त्रुटिपूर्ण भाग है, यहाँ पर से के स्थान पर में होना चाहिए। क्लियर है आप सभी को। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट और जो कि आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। शब्द दांत में कौन शब्द दांत इनमें से किस विकल्प को दर्शाता है। स्त्रीलिंग है, या फिर नपुंसक लिंग है, या फिर पुल्लिंग है, या उभयलिंग है। तो गाइस जो दांत है वो आपका पुल्लिंग का उदाहरण होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट हो जाएगा। क्लियर है आप सभी को। आज के वीडियो में हम लोगों ने देखे पूरे 40 क्वेश्चन। ठीक है, तो आप सभी भी ने अगर इन क्वेश्चंस को मेरे साथ सॉल्व किए तो आप लोग कमेंट में बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ये सामान्य ज्ञान और मूल विधि संविधान वाला पार्ट पूरा सॉल्व करेंगे। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि हमसे जुड़ी नेक्स्ट अपडेट आपको तुरंत मिल सके और इसी तरीके की वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए पार्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।